नमस्कार, एग्जाम हेल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम बहुत एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे-जैसे समय मिलेगा वैसे-वैसे हम बायोलॉजी पर कुछ वीडियोस डालने वाले हैं। तो ग्रेड सेकंड हो चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, सभी में सेम है लगभग सिलेबस। तो उन कॉमन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे और ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो मैटर जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये मेरे खुद के जो मैंने मेरी तैयारी के दौरान जो नोट्स काम मिली तो उनको मैंने दोबारा रिकवर किया है। तैयार एक अच्छा सा मैटर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद कम से कम जो टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा, उनमें आपको कहीं अदर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें आप हम ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पता है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल ही रही है। उसके साथ-साथ हम चाह रहे हैं कि कुछ एक टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों का चयन मैंने किया है और उनसे मैं आपको ये टॉपिक है जो करवा रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये। और इसमें इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको उपलब्ध रहेगी। मतलब इसकी जो पीपीटी फाइल है, जैसे आपको हो सकता है आपको यहाँ उतार लें, फिर भी आपको लग रहा है समस्या आएगी, तो ऐप के अंदर ये सभी रहेंगे। एप्लीकेशन जो एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ आपने डाउनलोड कर रखी है उसके अंदर ही इन्हें डाला जाए और उनके साथ साथ आपका जो पीडीएफ है जो इसकी उपलब्ध रहेगी और उनको आप वहां से उतार सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप जुड़े रहें। आज हम जो हमारा पहला टॉपिक है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारे चल रहे हैं, सब्जेक्टिव में कुछ एक टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं। उन टॉपिकों को आपको करना किस तरीके से है, पढ़ना किस तरीके से, शायद आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड हो, एनसीईआरटी की बुक हो या कुछ भी हो। तो हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हम शुरुआत करते हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हम बात पहले बाद में प्लांट का भी ऐसा क्लासिफिकेशन देखेंगे। आपको पता होगा कि प्लांट के अंदर भी टेक्सोनोमी है, जो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इन सब का वर्गीकरण दिया हुआ है। इसी तरह हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जंतुओं पर है। जंतुओं को आपको पता होगा कि मुख्य रूप से दो प्रकार में डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें कोर डेटा और नॉन कोर डेटा। साधारण रूप से यदि हम देखें तो नॉन कोर डेटा और कोर डेटा में अंतर क्या होता है कि कोर डेटा उन्हें बोलते हैं जिनके जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नॉन कोर डेटा उनको बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। मोटा मोटा रूप से हम इसको देखते हैं। हम यहाँ शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन कोर डेटा की। नॉन कोर डेटा के अंदर भी हम पूरा देखेंगे कि नॉन कोर डेटा में आपको पता है कौन कौन से। सबसे पहले आपको पता है कि प्रोटोजोआ से शुरुआत होती है नॉन कोर डेटा की। प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज है, टीनोफोरा है, एस्केहेल्मिन्थीज है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एनेलिडा है, इकाइनोडर्मेटा है और कुछ ना कुछ हेमिकोडेटा भी था, लेकिन आजकल हेमिकोडेटा को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो लास्ट जो फाइलम है वो इकाइनोडर्मेटा। तो ये 10-11 फाइलम है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड सेकंड हो, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक कॉमन टॉपिक है सभी से रिलेटेड, मतलब इन सभी क्लासिफिकेशन का कॉमन है। उन कॉमन को हम यदि पहले देख लेते हैं तो बाद में आप एक एक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे हम देखें जंतु वर्गीकरण का आधार, हम जंतु वर्गीकरण का आधार यहां से देखने जा रहे हैं। जंतु वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या रहने वाला है, इसकी हम यहां चर्चा करेंगे। तो जंतु वर्गीकरण का जो आधार है वो जंतु वर्गीकरण का आधार, जैसे जंतु वर्गीकरण का क्या आधार है, किस आधार पर जंतुओं का जो वर्गीकरण मुख्य रूप से किया गया। हालांकि बहुत से आधार है लेकिन इन आधार को आपको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले हम देखें, आपके दिया हुआ है सिमेट्री जंतु वर्गीकरण को 5 आधार यहां दे रखे हैं, लेकिन हम मुख्य रूप पर चर्चा करेंगे। जैसे सिमेट्री, यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिमेट्री किस प्रकार का, मतलब जंतु की जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की होगी। सिमेट्री सममिति कैसी होगी, किस आधार पर उनका जो उनको हम काटें, उनका जो डिवाइडेशन करें तो वो किस प्रकार से हमें दिखाई देंगे। तो पहला है, इस आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है, असम्मित, द्विपार्श्व सम्मित और अरीय सम्मित। सबसे पहले होता है असम्मित, दूसरा होता है अरीय सम्मित, तीसरा होता है द्विपार्श्व सम्मित। असम्मित का मतलब होता है असम्मित जिनका किसी भी आधार नहीं रहता है, हम कहीं से भी काटें लेकिन वो कटते नहीं है, मतलब किस आधार पर उनका डिवाइडेशन नहीं हो सकता। असम्मित होते हैं, असमिति होती है, एसिमेट्री होती है। उसके बाद होता है रेडियल। अब आपको पता है कि रेडियल का मतलब है इन जंतुओं को
जो रेडियल प्रवृत्ति है, जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है कि इन जंतुओं को किसी भी तल के केंद्र से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा से दो समान भागों में विभाजित कर दें तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? अर्य सममित कहलाते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि केंद्र से गुजरती हुई, जैसे जंतु है केंद्र से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा, इसको क्या बराबर भागों में बांटती है? दो बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? अर्य सममित कहलाते हैं। इसी तरह द्विपार्श्व सममित या बाइलेटरल, ऐसे जंतु जिनके शरीर को केवल मध्य भाग से काटने पर ही दो समान अर्धांशों में विभाजित होते हैं। मतलब ये तो इस तरह से हो जाएंगे, कहीं से भी काट दो, दो समान बराबर भागों में विभाजित होंगे। लेकिन द्विपार्श्व सममित का मतलब है कि केवल मध्य भाग से ही काटोगे तो ही वो क्या होंगे? दो भागों में विभाजित होंगे। ऐसे जंतु जिनमें शरीर को केवल मध्य भाग से काटने पर ही दो समान अर्धांशों में विभाजित होते हैं द्विपार्श्व सममित कहलाते हैं। अब हम बात करें असममित, ऐसे जंतु जिनके मध्य से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा किस जंतु को समान अर्धांशों में विभाजित नहीं करती है। जंतुओं को क्या नहीं करती? विभाजित, समान अर्धांशों में विभाजित नहीं करने का मतलब है जैसे अकोशिकीय जंतु है, जैसे हम बात करें अमीबा है, प्रोटोजोआ संघ के लगभग सभी प्राणी असममित श्रेणी में आते हैं। उनको कहीं से भी काट दो, अब अमीबा का कोई शेप नहीं है, यहां से काट दो, यहां से काट दो, लेकिन बराबर भागों में विभाजन इसका संभव नहीं है, कहीं से भी काट दो। इसी तरह जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा है, स्पंज है। इसी तरह अर्य सममित, इन जंतुओं के किसी भी तल को केंद्र से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा समान भागों में विभाजित करेगी। इसका मतलब हाइड्रा है, सी एनीमोन है, हाइड्रा और सी एनीमोन को बराबर दो भागों में विभाजित होता है। इसी तरह द्विपार्श्व सममित, बराबर भागों में विभाजन होगा लेकिन केवल मध्य से काटने पर ही समान भागों में विभाजन होता है। तो प्रश्न आपके पूछा जाता है कि अर्य सममिति किन प्रकार के संघ में पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति किस प्रकार के संघ में पाई जाती है। ये कॉमन कैरेक्टर कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। निम्न में से आर्थ्रोपोडा के संबंध में सही कथन नहीं है, निम्न में से प्रोटोजोआ के संबंध में कथन सही नहीं है, या प्रोटोजोआ संघ में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है। तो ये तीनों सममिति आपको समझनी है कि इनकी परिभाषा आपसे कभी भी नहीं पूछी जाएगी, ये कन्फर्म है। केवल इनके जो एग्जाम्पल है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे हम बात करें कि एग्जाम्पल हम देखें, अब आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको ये जो क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का आधार है उसमें सबसे पहले आपको कर्म ध्यान होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि आर्थ्रोपोडा, सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हम एक बार आपको बता रहे हैं, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मोटा, एग्जाम्पल हमने ये मान लिया। अब आपको ये कर्म, क्योंकि अब आधार इनके चलते जाएंगे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आप एक साथ इनको ध्यान में रख लें ताकि अलग अलग आपको रटने की आवश्यकता ना हो। अब सम्मिति आपको सबकी एक साथ याद करनी है, हम सम्मिति हमें सबकी पता हो। जैसे हम सम्मिति बात करें, प्रोटोजोआ में हमें बताया सम्मित पाई जाएंगे। अब बात करें हम प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा है, अर्य सम्मिति होगी। पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा है, अर्य सम्मिति होगी। टिनोफोरा है, उसमें आप अलग प्रकार का उदाहरण है, आपको उसको नहीं ध्यान में रखना, टिनोफोरा आप छोड़ सकते हैं एक बार। उसके बाद हम जैसे ही किसके बाद हम सिलेंट्रेटा के बाद जितने भी जंतु आएंगे नॉन कोर्डेटा के, उन सब में क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो आपको ये सबसे इसमें याद रखने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि असम्मित केवल प्रोटोजोआ वर्ग, अर्य सम्मिति में केवल सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा। इसी तरह द्विपार्श्व सम्मित बाकी जो बच गए उनमें सब में क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है। तो ये आपको आधार, जो हमारा पहला आधार था सम्मिति का, वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें जंतुओं का जो स्तर है, मतलब जंतु कितने स्तरों से बनकर, स्तरों का मतलब होता है जो लेयर है, जैसे एंडोड्रम है, एक्टोड्रम है, मीजोड्रम है। तो इस प्रकार की जो लेयर्स है वो जंतुओं में कहां कहां पाई जाती है, किस प्रकार से पाई जाती है, इसे हम यहां देखने का प्रयास करेंगे। बहुकोशिकीय जंतुओं में निषेचन के पश्चात विदलन के फलस्वरूप बनने वाला जो ब्लास्टुला है वो कितनी लेयर से मिलकर बनता है, यह डिपेंड करता है कि वह जंतु कितने स्तर वाला है। द्विस्तरीय है तो इसका मतलब उसका जो ब्लास्टुला है वो 2 लेयर से बना हुआ है। यदि ब्लास्टुला 3 लेयर से बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय। जैसे जब भी निषेचन होता है तो सबसे पहले मोरुला बनता है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद सबसे पहले निषेचन होता है, उसके बाद विदलन की क्रिया होती है, फिर मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है। तो ये सब चीजें इनमें चलती है, लेकिन हमने केवल यहाँ आधार के अंदर क्या रखना है कि जंतु द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय। अब स्तर का निर्माण
यहां भी आपको कॉमन रूप से सबका एक साथ ध्यान में रखना है। जैसे अब परिभाषा देखें इसकी, बहुकोशिकीय जंतुओं में निषेचन के पश्चात विदलन के फलस्वरूप ब्लास्टुला और फिर गैस्टुला बनता है। गैस्टुला बनने तक भ्रूण में 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म नामक प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। इन जंतुओं में विभिन्न अंगों का विकास होता है। इन अंगों से आगे अब देखो द्विस्तरीय, 2 प्रकार के हैं यहाँ द्विस्तरीय। द्विस्तरीय का मतलब है कि विकास के दौरान जो गैस्ट्रुला विकसित होता है वो 2 स्तरों से मिलकर बनता है, वो क्या कहलाते हैं? द्विस्तर कहलाते हैं। अब उल्टा आपको ध्यान में रख, द्विस्तर का मतलब है कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा ऐसे जंतु है जो क्या होंगे? द्विस्तरीय होंगे। प्रोटोजोआ के अंदर ऐसा प्रकार का कोई भी स्तर की आवश्यकता है नहीं। वहां यदि आपसे पूछे भी तो भी आपको किस में रखना है? द्विस्तर में ही रखना है। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा मुख्य रूप से शुरुआत जो स्तरों की है वो कहां से होती है? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा से। यदि आपसे पूछे तो भी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्रोटोजोआ सब किस में आएंगे? द्विस्तर में आएंगे। इसी तरह हम बात करें त्रिस्तरीय, मतलब 3 स्तर से कहां से शुरुआत होती है, तो आपको पता चल गया होगा कि जहां से शुरुआत प्लेंटीहेल्मिंथेज की हुई थी, कहां? जिनमें द्विपार्श्व सम्मित और त्रिस्तरीय। प्रश्न पूछा जाता है प्लेटीहेल्मिंथेज के जंतु होते हैं अरीय सम्मित, द्विस्तरीय, द्विपार्श्व सम्मित, अरीय, इस तरह द्विपार्श्व सम्मित या त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सम्मित, अरीय सम्मित, इस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको प्लेटीहेल्मिंथेज है वहां से ध्यान में रखना है कि प्लेटीहेल्मिंथेज के जंतु है क्या कहलाएंगे? त्रिस्तरीय जंतु कहलाते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेज के और उसके बाद आने वाले सभी संघ के जंतु क्या कहलाते हैं? चाहे वो कोर्डेटा हो, नॉन कोर्डेटा हो, सब में क्या पाई जाएगी? द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाएगी और त्रिस्तरीय होंगी। ये ध्यान में आपको रखना है। तो आपको समझ में आ गए होंगे 2। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सम्मिति किस प्रकार की पाई जाती है। सम्मिति हमने 3 पढ़ी, क्या क्या? जिसमें अरीय सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति और असम्मित। इसी तरह यहां स्तर में केवल 2, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। तो अब तीसरा है देहगुहा। बहुत ही, हालांकि हमें डेफिनेशन नहीं ध्यान में रखनी है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डेफिनेशन ये हो सकती है, लेकिन आपसे एग्जाम के अंदर कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। जैसे हम देखें कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच, शरीर की जो भित्ति है और आहार नाल है उसके बीच उपस्थिति और अनुपस्थिति का वर्गीकरण का जो महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है? हमारी देहगुहा है या प्रगुहा है, या इसको सीलोम बोलते हैं। तो यदि यह शरीर की भित्ति और आहार नाल के जो मध्य स्थान है उसको हम किससे आच्छादित कर दें? मेसोडर्म से आच्छादित कर दें, या मेसोडर्म से जो घिरी रहती है उसे क्या बोलते हैं? देहगुहा कहते हैं। इस आधार पर जंतु को क्या देहगुहा जंतु, अगुहा जंतु, कूटद्विगुहीय जंतु वर्गीकरण का यदि आधार देखें यहाँ, तो यदि जिन जंतुओं में देहगुहा पाई जाएगी वो क्या कहलाएंगे? प्रगुही जंतु कहलाएंगे। और जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाएगी वो अगुहीय जंतु कहलाएंगे। कुछ में देहगुहा किससे घिरी नहीं होती? मेसोडर्म से घिरी नहीं होती, अर्थात तो वो वास्तविक नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? कूटदेहगुहीय जंतु कहते हैं। जिनमें देहगुहा पाई जाती है नॉर्मली उन्हें बोलेंगे प्रगुही, प्रगुही प्राणी या प्रगुही जंतु। जैसे एनेलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोर्डेटा है और कोर्डेटा संघ के सारे प्राणी। मतलब नॉन कोर्डेटा में देहगुहा की जो वास्तविक रूप से शुरुआत है वो होती है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोर्डेटा, सब में क्या पाई जाती है? वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। इसी तरह जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती है उन्हें बोलते हैं अगुहीय जंतु, अगुहीय एसिलोमेंट। जैसे इंग्लिश वर्ड भी कई बार इंपॉर्टेंट है इनके, जैसे सूडोसिलोमेंट, सूडोसिलोमेंट। दूसरा है एसिलोमेंट। सूडोसिलोमेट मतलब कूट देहगुहीय जंतु, कूट दिन में देहगुहा पाई जाती है, एस्केल्मंथीज है। एसिलोमेंट अदेहगुहीय जंतु है और सिलोमेट गुहीय जंतु है। जैसे हम देखें प्रगुही प्राणी के अंदर जिनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है वहां आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा पर हमने चर्चा की है। जिनमें मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, क्या देहगुहा जिनमें मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं कूट देहगुहीय जंतु। वास्तविक देहगुहा इन्हें नहीं पाई जाती। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एस्केल्मंथीज के अंदर। और अब देखो इनके एग्जांपल, अब एस्केल्मंथीज के अंदर हम देखें एस्केल्टीनिया सोलियम है,
जो आपके सिलेबस में अब की बार तो नहीं है सेकंड ग्रेड में, लेकिन पहले था, फेसियोला हिपैटिका है, वो भी आपको पता है एस के हेलमंथीज का एग्जाम्पल है। एग्जाम अब की बार हमारे सिलेबस में भी दे रखा है। प्लेटी हेलमंथीज है, ये भी हमारे सिलेबस में, इसके दो एग्जाम्पल मुख्य रूप से है, टीनिया सोलियम और फेसियोला हिपैटिका। अब ये थी हमारी किस पर, देह गुहा पर चर्चा। अब तक हम तीन चीजें देख चुके हैं। सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि जंतु में समिति किस प्रकार की पाई जाती है, जंतुओं की स्तर कितने पाए जाते हैं, द्विस्तरीय है, एक स्तरीय है, त्रिस्तरीय है। इसी तरह हम उसके बाद देह गुहा पर चर्चा कर चुके हैं। चौथा हमारा जो टॉपिक है खंडी भवन, सेगमेंटेशन, मतलब जंतुओं का जो शरीर है वो वास्तव में खंडों का बंटा होता है, ये मानते हैं, लेकिन सभी में खंड नहीं पाए जाते। तो इस आधार पर भी जिन जंतुओं में खंड पाए जाते हैं उन्हें हम खंडीय जंतु कहते हैं, जिनमें खंडी नहीं पाए जाते उन्हें अखंडीय जंतु कहते हैं, और जिनमें खंड केवल सतही होते हैं उन्हें हम कूट खंडित जंतु भी कहते हैं। तो कूट देह गुहा और कूट खंडित जंतु बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन जंतुओं का शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता है। इन जंतुओं का जो शरीर है क्या होता है, खंडों में विभक्त नहीं होता। हम इसकी परिभाषा देखें, कुछ जंतुओं का शरीर अनेक छोटे मोटे समान खंडों का बटा होता है। ये अंदर व बाहर पूर्णतः एक दूसरे से संरचना व कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। इन जंतुओं का शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता है, ये अखंडनीय जंतु कहलाते हैं। जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, गोलकर्मी है, इनका शरीर किसी भी प्रकार के खंड इनमें नहीं पाए जाते। कहां से, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में और गोलकर्मी में। खंड गोलकर्मी का मतलब है यहाँ एस के हेलमंथीज कर्मी, प्लेटी हेलमंथीज ये भी कर्मी है, लेकिन गोलकर्मी कौन से हैं, एस के हेलमंथीज। जंतुओं के विखंडन सतही होता है। अब देखो खंड है, खंड पाए जाते हैं, लेकिन जिनका जो विखंडन है किस प्रकार का है, सतही है, केवल ऊपरी सतह पर आपको देखने को खंड मिलेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कूट खंडीय जंतु। ये कूट देह गुहा का एग्जाम्पल था निमेटो हेलमंथीज, और कूट खंडीय जंतु क्या कहलाते हैं, प्लेटी हेलमंथीज। प्लेटी हेलमंथीज में कूट खंड मतलब सतही होंगे, केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, अंदर की ओर उनमें किसी प्रकार का खंड नहीं होता है। जिन जंतुओं में विखंडन मिजोड्रम से विकसित अंगों से भी होता है उन्हें वास्तविक विखंडन कहते हैं, और वास्तविक विखंडन में केवल किसमें पाया जाता है, एनिलिडा, जैसे केंचुआ है, इनके जो खंड है स्पष्ट होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ बिल्कुल स्पष्ट रूप से खंड दिखते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, वास्तविक खंड इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको अलग अलग यहाँ से मुख्य रूप से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल भी एक दूसरे से जुड़े हुए, एक खंड के नहीं, कॉमन आपसे चर्चा की जाती है। दो तीन जो क्लासेज हैं उनको जोड़कर, जो फाइलम है दो तीन, उनको जोड़कर पूछा जाता है। एक फाइलम से आपको खंड जो इसका एग्जाम्पल है नहीं पूछा जाता है। जैसे आपको अलग अलग विशेषताओं के रूप में आपसे पूछेगा कि किस प्रकार, अब कई बार सिंगल भी पूछ लेता है कि कूटगोईय जंतु का उदाहरण क्या है, लेकिन लगभग इनमें विशेषताएं तीन चारों को शामिल करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको सब चीजें यहाँ पर इसका पहले अपने पढ़ने का मतलब है, जैसे अपने आगे संघ पढ़ेंगे तो उन संघ से पहले हमें ये पता चल गया है कि किस संघ में किस प्रकार का समिति पाई जाती है, द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है, खंडी भवन किस प्रकार का पाया जाता है। तो ये चीजें हम पहले कॉमन रूप से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आगे जब आएंगे तो आपको इस प्रकार की परेशानी नहीं मिलेगी क्योंकि वो चीजें हम पहले देख चुके होंगे। इस तरह हमने खंडी भवन देखा है। खंडी भवन की हम परिभाषा दोबारा देखें कि कुछ जंतुओं का शरीर अनेक छोटे समान खंडों का बंटा होता है। ये अंदर व बाहर पूर्णतः एक दूसरे से अलग, लेकिन संरचना व कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं। इन्हें खंडी भवन कहा जाता है। इन जंतुओं का शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता है। अब इसके आधार पर इन्होंने कहा है कि खंड होते हैं, लेकिन अंदर और बाहर पूर्णतः दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन संरचना व कार्य की दृष्टि से सभी खंडों का काम क्या होगा, समान होगा। इस आधार पर उन्होंने मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है। पहला है अखंडनीय, जिनमें खंड नहीं पाए जाते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा है और गोलकर्मी। पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है और गोलकर्मी है। इसी तरह इन जंतुओं का विखंडन सतही होता है, कूट विखंडित जंतु कहलाते हैं, मतलब केवल सतह पर पाए जाएंगे, जिन्हें क्या कहेंगे, प्लेटीहेलमिन्थीज कहेंगे। और इसी तरह इन जंतुओं का विखंडन मेसोडर्म से विकसित अंगों से भी होता है, वास्तविक विखंडन कहलाता है, जैसे एनेलिडा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहां से एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप निश्चिंत रूप से रहे। यदि इतनी चीजें आपको याद है, इसकी जो पीडीएफ पीपीटी है वो आपको ऐप एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो एप्लीकेशन है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़। तो ये देखो, इसका लोगो भी हमने दे रखा है, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, और आपको यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से।
तो आगे हम चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हम शुरुआत करने जा रहे हैं फाइलम्स की। ये हमारा जो कॉमन कैरेक्टर्स था, उसके बाद हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं फाइलम की। जो हमारा पहला फाइलम है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी है वो आपको पता होगा कि इनका ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम में, जो यहाँ से ज्यादातर प्रश्न ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन यहां से एक प्रश्न आपसे इस टाइप का पूछा जा सकता है। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी इनमें कोई विशेष चीज है नहीं, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत है, जंतुओं की जो है शुरुआत है। सभी चीजें यहाँ पर किसी भी प्रकार का विशेष अंग भी नहीं पाए जाएंगे, ना उत्सर्जन तंत्र है, ना पाचन तंत्र है, ना कुछ भी प्रकार का इनमें कुछ नहीं है। बिल्कुल ये सामान्य सतह से जो सारी चीजें, श्वसन हो, प्रकाश जैसे श्वसन हो, कुछ प्रकाश संश्लेषी जीव यूग्लिना जैसे, कुछ या पाचन की क्रिया हो, सभी चीजें ये शरीर की सामान्य सतह से करते हैं। तो विशेष ऑर्गन्स का इनमें क्या रहता है, अभाव रहता है। इस कारण से यहां से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम जहां से प्रश्न बनेगा हम आपको बताएंगे कि यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन हमने ये चीजें लिखी इसलिए हैं क्योंकि आपकी किताबों में दी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि हमें थोड़ा थोड़ा इनका ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि सभी पढ़ते हैं तो अपने को भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। और यदि मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन लिखूंगा, तो आप कहोगे सर ने तो कुछ करवाया ही नहीं। तो इसलिए हमने इन चीजों को लिखा है। लिखा उन्हीं चीजों को है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, राजस्थान बोर्ड हो, चाहे और बीएससी की, एलएन की शीट, सबको निचोड़ मैंने यहाँ पर रखा है। तो आप यदि इन चीजों को पढ़ लेंगे तो ये मेरा दावा है, गारंटी है कि आपको इससे बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं। देखते हैं हम इन जंतुओं का जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो ल्यूवेनहोक ने, वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक थे। आपको पता होगा कि कोशिका की जो खोज है वो दो प्रकार से हुई थी, रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहोक, जीवित कोशिका और मृत कोशिका। तो इसी तरह वही वैज्ञानिक है ल्यूवेनहोक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। गोल्डफस ने इसे क्या नाम दिया, प्रोटोजोआ नाम दिया। ये चीजें नहीं याद करनी है, लेकिन दे रखी है आपकी बुक्स में, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ये सरलतम संरचना वाले एक कोशिकीय व सूक्ष्म जीव है, इसलिए इन्हें अकोशिक कहा जाता है। ये बिल्कुल सरल एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि अभी सभी जो जीव है हम पोरीफेरा में लगभग एक कोशिकीय जीव ही पढ़ेंगे शुरू वाले एक दो संघ में, बाद में द्विकोशिकीय बहुकोशिकीय जीव है जो शुरू हुए हैं, इसलिए इन्हें अकोशिक कहा जाता है। ये विश्वव्यापी सर्वव्यापी होते हैं, प्राय सूक्ष्मदर्शी, जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीवी, अमीबा जैसे स्वतंत्र जीवी। परजीवी में प्लाज्मोडियम आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं आप। अंतर्निवही, प्रोटोस्पोंजिया, ये क्या है, निवह में मतलब कॉलोनी में रहते हैं। इन जंतुओं का शारीरिक संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारा प्रश्न बनता है, बनता कैसे है कि आपको ये जो टॉपिक है कॉमन, जैसे हमने पहले पढ़ा था कॉमन रूप से कैसे, यहां से यदि प्रश्न भी आएगा तो वो भी कॉमन पूछा जाएगा। किस तरीके से कि जैसे हमने आपको समिति बताई कि किस प्रकार की समिति जंतुओं में पाई जाती है, कौन से स्तरीय जंतु है, खंडी भवन कैसा पाया जाता है। इसी तरह की शारीरिक संगठन कोटि के रूप में होता है, और इसकी शुरुआत कहां से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। जैसे अलग अलग जीवों में अलग अलग स्तर होगा, जैसे कोशिकीय स्तर आएगा, इसके बाद जीवद्रव्य स्तर के बाद कोशिकीय स्तर होगा, फिर उत्तक स्तर होगा, फिर उत्तक अंग होगा, फिर अंग होगा, फिर अंग तंत्र होगा। इस तरह ये चलते रहते हैं। तो शुरुआत हमारी होती है जीवद्रव्य स्तर से। पहला हमारा क्या है, जीवद्रव्य स्तर का होगा, किसमें, प्रोटोजोआ के अंदर। पोरीफेरा में जब हम जाएंगे तो कोशिकीय स्तर सेलुलर स्टेज में आएगा, उसके बाद उत्तक टिश्यू स्तर में जाएगा, उसके बाद उत्तक अंग में जाएगा, और फिर अंग तंत्र में, उसके बाद सब में, जैसे प्लेटियल मंथीजन्य तंत्र है तो उसके बाद सभी के जो कोशिकीय स्तर है, शारीरिक संगठन है जो सभी में किस प्रकार का पाया जाएगा, अंग तंत्र स्तर का पाया जाएगा। किसके बाद है, प्लेटियल मंथीज के बाद। जी इनमें इन जंतुओं का जो शारीरिक संगठन है जीवद्रव्य स्तर का होता है। इनका शरीर नग्न अथवा पेलिकल के आवरण द्वारा ढका रहता है। इन जंतुओं के शरीर में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं के केंद्रीय द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। गमन हेतु कूटपाद, कसाब, पक्षमाप पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में इनका अभाव होता है। श्वसन उत्सर्जन की क्रिया इनकी आपको पता है कि मैंने आपको पहले बता दिया था, किसी भी प्रकार का इनमें श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र कुछ नहीं पाया जाता। केवल शरीर की सामान्य सतह से विसरण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, ये श्वसन प्रकार सब कुछ क्रियाएं हैं, जो सारी क्रियाएं चाहे उत्सर्जन की हो, श्वसन की हो, परिसंचरण की हो, सब क्रियाएं किससे करते हैं, विसरण द्वारा, शरीर की सामान्य सतह द्वारा की जाती है। कुछ जीवों में उत्सर्जन संकुचनशील धानी द्वारा नियंत्रित होता है। अमीबा में एक व पैरामीशियम में 2 संकुचनशील धानियां पाई जाती है।
इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि एक कोशिकीय जीवों का शरीर कायिक द्रव्य व जन्म द्रव्य में विभेदित नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इनका जो कोशिकीय कायिक इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि इन जीवों का शरीर जो है कायिक द्रव्य और जन्म द्रव्य में विभाजित नहीं होगा, अतः इन्हें अमर माना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, किस संघ के जंतुओं को अमर माना जाता है। हालांकि जीके टाइप का प्रश्न है, लेकिन कई बार अपने को भी ध्यान में रखना कि अमर किस प्रकार के जंतु अमर कहलाते हैं। अमर कहलाते हैं हमें प्रोटोजोआ संघ के प्राणी। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्राकृतिक मृत्यु है नहीं होती, इसीलिए तो संसार में सबसे ज्यादा इनकी संख्या है, क्योंकि इनको एक को काटोगे, जैसे आपने पैरामीशियम को काट दिया या यूग्लिना को काट दिया, तो हर खंड से क्या होता है, नया जंतु बन जाता है। इसके बाद हम इनके क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। यहां से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछेंगे कहां से, वहां से भी हम बात कर लेंगे। एक बार पूछा हुआ है ग्रेड फर्स्ट के अंदर या एसडीएफ के एग्जाम में, वहां भी हम चर्चा करेंगे। प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण, वर्गीकरण आपको पता है, फ्लैजिलेटा है, मेस्टिगोफोरा है, फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफोरा, सार्कोडीना या राइजोपोडा, सार्कोडीना या राइजोपोडा, सीलिएटा और लास्ट नाम है स्पोरोजोआ। फ्लैजिलेटा, मेस्टिगोफोरा, फ्लैजिलेटा होगा या मेस्टिगोफोरा, सार्कोडीना या राइजोपोडा, सीलिएटा या स्पोरोजोआ। ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। आप बार बार यदि इनको पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। मैंने दोनों नाम आपकी बुक्स में अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे पहला है फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, सीलिएटा और स्पोरोजोआ। फ्लैजिलेटा का दूसरा नाम क्या है, मेस्टिगोफोरा, सार्कोडीना या राइजोपोडा, सीलिएटा, स्पोरोजोआ। इस प्रकार के आपको चारों वर्गीकरण अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। क्यों ध्यान में रखने, हम यहाँ चर्चा करेंगे कि फ्लैजिलेटा नाम से स्पष्ट है, इनका जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है, चलन अंग है। किस द्वारा इनमें गति होती है, उस आधार पर इनका वर्गीकरण यहाँ पर किया गया। कि आधार कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, चलन अंग के आधार पर। फ्लैजिलेटा मतलब चलन अंग क्या होगा, फ्लैजिला होगा या कसाबिका, कसाबिका को इंग्लिश में बोलते हैं। फ्लैजिलेला पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है। उदाहरण क्या होगा, लिस्मानिया, डोनोवेनी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, फ्लैजिलेटा के। सार्कोडीना गमनांग के रूप में कूटपाद, च्यूडोपोडिया जिनको बोलते हैं, कूटपाद या च्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। उदाहरण अमीबा, एंट अमीबा, स्टोलिका। इसी तरह सीलिएटा, सीलिया स्पष्ट है नाम से, पक्ष्माब जिसको बोलते हैं। देखो कशाबिका और सीलिया में अंतर क्या होता है, कशाबिकाएं बड़ी होती है थोड़ी सी आकार में, सीलिया आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कशाबिकाएं संख्या में क्या होगी, कम होगी, 2 या 4 होंगी, लेकिन सीलिया संख्या में क्या होंगे, ज्यादा। इसी मुख्य रूप से इन दोनों में अंतर है। इसी तरह स्पोरोजोआ गमनांग नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट। फ्लैजिलेटा है, सार्कोडीना है, सीलिएटा है, स्पोरोजोआ है। इस तरह का इनका जो सिंपल है क्लासिफिकेशन दे रखा है। गमनांग के रूप में कशाबिकाएं पाई जाती है, गमनांग के रूप में कूटपाद, गमनांग के रूप में सीलिया, और गमनांग अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोरोजोआ। एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि किसमें गमनांग नहीं पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है, मोनोसिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का जो टॉपिक पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि किस प्रोटोजोआ के किस उपसंघ, किस वर्गीकरण, किस उपसंघ के अंदर इनको, किस क्लास के अंदर, उपसंघ नहीं है, किस क्लास के अंदर गमनांग नहीं पाए जाते हैं। तो आप क्या बताओगे कि फ्लैजिलेटा में पाए जाते हैं, सार्कोडीना में पाए जाते हैं, सीलिएटा में पाए जाते हैं, लेकिन स्पोरोजोआ के अंदर गमनांग नहीं पाए जाते हैं। ये चीज आप याद रख लेना। ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, सब में सेम आपको ध्यान में रखना। अगला, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रोटोजोआ संघ। उसके बाद हम अगला देखते हैं संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा, पोरोस्फेयर, पोर। अब इसका नामकरण भी इस तरह से बुक्स में दे रखा है कि इसका जो विभाजन अपने करें तो 2 भागों में, पोरोस प्लस स्फीयर, मतलब छिद्र को धारण करने वाले प्राणी क्या हैं, पोरीफेरा। इनमें छिद्र पाए जाते हैं शरीर के अंदर, और छिद्र को धारण करने वाले प्राणी किस में आएंगे, पोरीफेरा के अंदर आते हैं। जैसे हम देखें, रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले इस संघ को क्या कहा था, पोरीफेरा कहा था रॉबर्ट ग्रांट ने। इसी तरह ये अलवणीय और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, इसका कोई खास पॉइंट नहीं है, सब में आएगा ये। इनकी संपूर्ण सतह क्या होगी, छिद्रित होगी। जल निकालने हेतु अग्रभाग पर एक छिद्र होता है जिसे ओस्कुलम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल को निकालने के लिए, जल को
निकालने के लिए इनमें क्या होता है, छिद्र क्या होता है, एक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओस्कुलम। लेकिन जल प्रवेश करने के लिए पूरे शरीर में छिद्र होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ओस्टिया। तो इनके दो ही छिद्र महत्वपूर्ण है, एक तो ओस्कुलम और दूसरा ओस्टिया। जल धारा बाहर निकलेगी किसके द्वारा, ओस्कुलम के द्वारा, और ओस्टिया द्वारा जल धारा इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। देह भित्ति में दो शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, हम पहले आपको बता चुके, सब में आएगा ये शारीरिक संगठन। कॉमन कैरेक्टर है कि कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन प्रोटोजोआ के अंदर कैसा था, जीव द्रव्य स्तर का, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का था। देह भित्ति दो जनन स्तर पाए जाते हैं, पहला क्या है, बाह्य जनन स्तर और आंतरिक जनन स्तर। बाह्य जनन स्तर होता है पिनेकोड्रम, नाम ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। पिनेकोड्रम और कोएनोड्रम विशेष नाम है, दो स्तर है, पहले पिनेकोड्रम और दूसरा कोएनोड्रम। इसके बाद अगला जो टॉपिक है कि कीप कोशिकाएं कोएनोसाइट या कोलर सेल, एक ही नाम है, कीप कोशिकाएं, कोएनोसाइट और कोलर सेल। कीप कोशिकाएं, कोएनोसाइट या कोलर सेल किसका विशिष्ट लक्षण है, पोरीफेरा का विशिष्ट लक्षण है। कई बार इसका कार्य भी पूछ लिया जाता है, जैसे हालांकि ये एक बात देखें तो यहां इस संघ का सबसे विशेष लक्षण यही है कि कोएनोसाइट, कोलर सेल या कीप कोशिका। आगे हम नीडोब्लास्ट पढ़ेंगे, नीडोब्लास्ट कोशिका किसमें पाई जाती है, क्योंकि सिलेंट्रेटा संघ में पाई जाती है, और उसका नाम भी उनके कारण ही नाम है, जो निडेरिया भी पढ़ा है, नीडोब्लास्ट सेल या निडेरिया। इसी तरह इनका विशेष लक्षण है कि कोइनोसाइट की कोशिकाएं या कोलर कोशिकाएं पोरीफेरा का विशेष लक्षण है, जो भोजन अंतर्ग्रहण का कार्य करती है। इन संघ के अंदर भोजन अंतर्ग्रहण का जो कार्य है वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है, कोई जो कीप कोशिकाएं या कोलर कोशिकाओं द्वारा। इसी तरह दो जनन स्तरों के मध्य मीजेनकाइम नामक जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है, जिससे निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्या है कि स्क्लेरोब्लास्ट कंकाल निर्माण हेतु, स्पोंजियोब्लास्ट कंकाल निर्माण हेतु, थियोब्लास्ट जो कोशिका है वो भोजन संग्रहण का कार्य करती है, और आर्कियोब्लास्ट, आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं हैं इनमें युग्मक, मादा युग्मक है, नर युग्मक है, उनका निर्माण कौन करता है, आर्कियोसाइट नामक कोशिकाएं करती है। तो ये हमने 5-7 जो पॉइंट देखे हैं महत्वपूर्ण है। इनमें से क्या महत्वपूर्ण है, ओस्कुलम, ओस्टिया आपको ध्यान में रखना है, कोलर सेल, कोइनोसाइट या कीप कोशिकाएं पाई जाती है, भोजन अंतर ग्रहण का कार्य करती है, कौन कौन सी कोशिकाएं उपस्थित रहती है इनमें, इनका जो जनन स्तर है उसके अंदर, तो वो भी आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम देह भित्ति, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि देह भित्ति के मध्य एक बड़ी सूक्ष्म नाल, स्पंज गुहा या जिसे पैरागैस्ट्रिक गुहा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि देह भित्ति के मध्य में एक गुहा, एक नली नामक संरचना है, उसे क्या बोलते हैं, पैरागैस्ट्रिक गुहा। कई बार यहां से भी पूछ लिया जाता है कि पैरागैस्ट्रिक गुहा या स्पंज गुहा, तो हमने समझ जाते हैं कि स्पंज किसका एग्जांपल है, पोरीफेरा का, इसलिए हम इसे नहीं ध्यान में रखना, हमें ध्यान में रखना पैरागैस्ट्रिक गुहा, अंग्रेजी वर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पोरीफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने वाले प्रश्न यहां से आते हैं कि नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम किस संघ की विशेषता है, तो आपको यह पता होना चाहिए पोरीफेरा का। लेकिन जल परिवहन तंत्र किसकी विशेषता है, इकाइनोडर्मेटा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसकी विशेषता है, इकाइनोडर्मेटा की, और नाल तंत्र किसकी विशेषता है, पोरीफेरा की। और नाल तंत्र का काम क्या है, उत्सर्जन का, पोषण का, श्वसन का, सब इसके द्वारा ही संपादित होता है। किसके द्वारा, कैनाल सिस्टम के द्वारा। जनन इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन विशिष्ट संरचनाओं द्वारा होता है, नाम अलग है अपने आप में, आपको ध्यान में रखना है, जेम्यूल बोल दो या गैम्यूल बोल दो। कई जगह गैम्यूल चलता है और कई जगह जेम्यूल भी चलता है। तो ये अलैंगिक जनन करने वाली संरचनाएं हैं। संरचना क्या है, इनके शरीर के बाहर एक बड सी बनेगी और वो इस शरीर से अलग हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं। हर एक जेम्यूल से नए पोरीफेरा के प्राणी का निर्माण होता है। इसी तरह निषेचन इनमें किस प्रकार का होता है, आंतरिक होता है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लार्वा अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्वा अवस्थाएं तो आपको सभी की याद करनी पड़ेगी और साथ साथ याद करनी पड़ेगी, हर एक संघ के साथ साथ, और कॉमन रूप से आपको ध्यान में होनी चाहिए। बहुत कंफ्यूज करता है सिलेंट्रेटा का लार्वा और इनका लार्वा, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला, दोनों आपको ध्यान में रखने। एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला का लार्वा जो किसकी विशेषता है, पोरीफेरा की विशेषता है। एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला
किसकी लार्वा की विशेषता है? लार्वा अवस्थाएं हैं केवल सिलेंट्रेटा की। पैरेन्काइमोला या एम्फीब्लास्टुला किसकी विशेषता है? अब एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइमोला लार्वा तो हमारी किसकी विशेषता है? पोरीफेरा की। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला, प्लेनुला, ये लार्वा जो है हमारा किसका है? प्लेनुला लार्वा हमारा है किसका? प्लेनुला लार्वा है किसका? सिलेंट्रेटा का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमोला का जो लार्वा है वो तो है किसका? पोरीफेरा का। और प्लेनुला किसका है? सिलेंट्रेटा का। अब इसका जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर? कंकाल व नाल तंत्र के आधार पर 3 प्रकार के हैं। कैलकीरिया है, हेक्सोकिनिडा है, डिमोस्पोंजिया है। कैलकीरिया, कैलकीरिया, हेक्सोकिटनेलिडा और डिमोस्पोंजिया, इसका आधार है कंकाल और नाल तंत्र के आधार पर। इनका जो कंकाल है, पहला कौन सा है? कैलकीरिया का जो कंकाल है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता, उदाहरण है साइकन। दूसरा हेक्सोकिटनेलिडा, इनका जो कंकाल है सिलिका का बना होता है, उदाहरण है हाइलोनीमा। इनके दूसरे नाम कई बार पूछ लिया जाता है ग्लास रोप स्पंज। यूप्लेक्टिला, वीनस की पुष्प मंजूसा, वीनस की पुष्प मंजूसा इसका अन्य नाम है। इसी तरह हम बात करें डिमोस्पोंजिया का जो कंकाल है वो बना होता है स्पोंजिन प्रोटीन का, उदाहरण है यू स्पोंजिया, बाथ स्पंज, मतलब नहाने के समय बाथरूम से लिया गया है। बाथ स्पंज है, एक तरह से अपने पैर वगैरह साफ करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। इसकी संरचना ही आपको देख लेना ऐसी है। और स्पोंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज है, चेलाइना, मरमेड्स के दस्ताने इसे कहा जाता है। तो इनके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप के अंदर। और जहां तक मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस टाइप के प्रश्न ही देखने को मिलते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, राजस्थान बोर्ड हो, एलएन की सीट हो, सबका निचोड़ मैंने ये तैयार किया है। और मैंने ही मेरी तैयारी के दौरान इस प्रकार के नोट्स तैयार किए थे। लेकिन वो नोट्स अब हमारे बीच नहीं रहे, कारण कि जब हमने तैयारी छोड़ दी, साल भर हम बिल्कुल जैसे सिलेक्शन हुआ 1 साल घर रहे, घर के रहने के दौरान बाय द वे घर वालों ने क्या किया, उन नोट्स के कट्टों में भरे और उनको कबाड़ खाने में बेच दिया। हमें इन बात का पता बाद में चला, कब? जब हमने बच्चों को पढ़ाना या मोटिवेशन स्टार्ट किया, उस टाइम हमने देखे भी हमारे नोट्स भी हैं, चलो किसी को काम आ जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं आ पाए। उस क्षति को पूर्ति करने के लिए हम दोबारा से नोट्स तैयार कर रहे हैं, सेम वैसे ही नोट्स जो हमने तैयारी के दौरान तैयार किए थे। कोशिश है और आप इन्हें पढ़ें, आपको जत्ती भर भी किसी भी चीज की घबराने की आवश्यकता नहीं है, सेम चीजें आपको डिटो कॉपी वहां मिलने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जो आपको चीजें पढ़ाई है उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, वहां इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल रहेगी। धन्यवाद।